हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दोस्तों आज हम इस चैप्टर को बड़ी इजी वे में ख़त्म करेंगे, वो भी एनिमेशन के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी लिस्ट में से ऐड कर लीजिए ताकि जब भी आपके एग्ज़ाम वगैरह हो तो आप इसको देख के अपना रिवीजन कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें नेचर में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, विंड और एनिमल। तो ये सब क्या है? ये सब है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो रिसोर्सेज का मतलब होता है प्रकृति में मौजूद कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। पर शर्त यह है कि वो टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स तक पहुँचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, मतलब उस रिसोर्स से हमें क्या प्रॉफिट होना चाहिए। और तीसरा, कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब उस रिसोर्स से हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अच्छे से फॉलो होगी तभी कोई रिसोर्स हमारे लिए रिसोर्स माना जाएगा, वरना वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा। तो हम रिसोर्स को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं: एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technically accessible, economically feasible and culturally acceptable. It is called resource. अब आप इस डायग्राम को देखिए, आपकी बुक में ये दिया गया है। इसका देखिए ऊपर क्या है, नेचर, इस साइड है टेक्नोलॉजी और इस साइड है इंस्टीट्यूशन और बीच में है ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये दो चीज़ें बता रहा है। तो पहली चीज़ ये बता रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, नेचर है और इंस्टीट्यूशन है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो दूसरी चीज़ ये बता रहा है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डेवलप करते हैं इंस्टीट्यूशन को, जिससे कि हमें क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके रिसोर्सेज को 4 तरीके से बांटा गया है: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसमें क्या दो तरीके से बांटा गया है। तो पहला क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बायोस्फीयर में मिलते हैं और इनमें क्या है, लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट, फिशेज, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या फिर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है, क्योंकि इनके पास लाइफ है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं: द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। अब बारी है अबायोटिक रिसोर्सेज की। तो अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास लाइफ नहीं होती है, जैसे कि रॉक, मेटल, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज में लाइफ होती है और अबायोटिक रिसोर्सेज में लाइफ नहीं होती है। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लाइफ टाइम तक रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते और ये क्या है, हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार के यूज़ से ही ख़त्म हो जाते हैं, हम इसको क्या रिन्यू नहीं कर सकते। अगर हम इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, न्यूक्लियर्स एक्सेट्रा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली वंस दे आर एग्जॉस्टेड, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के आधार पर जो रिसोर्सेज है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज और तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको एक पर्सन प्राइवेटली ओन करता है। किसी व्यक्ति की उसकी निजी संपत्ति है तो वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल प्लॉट, फील्ड, हाउस, कार, बुक, वैन, पेन। तो मतलब ये सब चीज़ों पे क्या एक ही व्यक्ति का कंट्रोल रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। अब दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होते, पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, पॉन्ड, प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड। तो ये सब पे क्या एक इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता, पूरी कम्युनिटी का इसमें यूज़ करती है पूरी कम्युनिटी, है ना। जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, ये एक व्यक्ति तो इसमें घूमेगा नहीं, पूरी कम्युनिटी या आसपास के जितने भी मोहल्ले के लोग हैं वो घूमेंगे। तो जो कम्युनिटी का रिसोर्स है हम उसको बोलेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली अगर देखा जाए तो देश में पाई जाने वाली सारी रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज हैं, भले वही कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास ये लीगल पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है उसको क्या एक्वायर कर सकती है किसी भी पब्लिक के भलाई के लिए। लेकिन उस व्यक्ति को भी क्या गवर्नमेंट फेयर कंपनसेशन देती है। देश में पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो ये सब क्या नेशनल रिसोर्सेज का पार्ट है। और तो और कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर का जितना भी ओशियनिक एरिया है वो भी नेशनल रिसोर्सेज में आता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। अब आखिरी है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पे किसी भी एक देश का कंट्रोल नहीं होता है और कोई भी देश अपनी मर्जी से उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेट करता है। जैसे कि कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स का जो आगे का सी है जिसे हम ओपन सी भी बोलते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है। अगर किसी भी देश को उसके समुद्र में इंटरनेशनल रिसोर्स का यूज़ करना है तो उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी होगी। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री विच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब आपका आखिरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें 4 प्रकार के रिसोर्सेज आते हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व्ड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो इसको ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल है गुजरात और राजस्थान का। तो गुजरात और राजस्थान में क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है और काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं भी चलती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं और हम तेज़ हवाएं चलती है तो उसके लिए हम विंड टर्बाइन लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी काफ़ी सारी। पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें क्या काफ़ी ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है सोलर हम ये प्लांट लगाएंगे, जैसे सोलर पैनल बोलते हैं हम इसे, तो इसे लगाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। और आपने देखा होगा जो विंड टर्बाइन होते हैं बहुत ही बड़े बड़े फील्ड में लगाए जाते हैं और काफ़ी इनका बड़ा साइज़ भी होता है और इनमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो हम इसे नहीं लगा पाते। तो कहने का मतलब ये है गुजरात और राजस्थान में पोटेंशियल तो है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पोटेंशियल तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी कॉस्टली होने के कारण, इतनी महंगी होने के कारण हम उसको क्या इस्टेब्लिश नहीं कर सकते उस टेक्नोलॉजी को। तो इसकी वजह से क्या ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, इनमें पोटेंशियल है लेकिन कॉस्टली होने के कारण हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम ऐसा लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, मतलब ये मिल तो जाते हैं रिसोर्सेज बट एंड दे हैव पोटेंशियली टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और ये क्या हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। बट देयर यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, मतलब इनका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा महंगी होने के कारण हम इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। अब है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें सब पता है और इनका हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ भी कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, आयरन, रिवर एक्सेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड
and their quality and quantity has been determined for utilization and they are currently used by human. Such resources are called developed resources. तो नेक्स्ट है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज। तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब जैसे कि हमने लिया है वाटर। अब वाटर किससे बना होता है? H2O से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हमें ये दोनों ही गैस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। देखिए अब हाइड्रोजन जो है वो एक अच्छे फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है सांस लेने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर में से इन दोनों गैसेस को अलग कर सकें। तो कहने का मतलब ये है, स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास बहुत सारी मात्रा में तो है, स्टॉक तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका यूज़ कर सकें। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम। हम एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। अब लास्ट है हमारा रिजर्व्ड रिसोर्सेज। तो देखिए आपको नाम से पता चला, रिजर्व्ड रिसोर्सेज का मतलब जिन ऐसे रिसोर्सेज जो रिजर्व्ड में है, मतलब उनको हम यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन हमने उन्हें रिजर्व्ड कर रखा है क्योंकि हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डैम का जो वाटर होता है और फॉरेस्ट होते हैं, ये दोनों ही क्या है रिजर्व्ड रिसोर्सेज में आते हैं। मतलब हम इन्हें क्या थोड़ा बहुत ही यूज़ करते हैं, हमने इनको रिजर्व कर रखा है फ्यूचर के लिए, हम इन्हें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डू नॉट यूज दैम बिकॉज वी केप्ड दैम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अब अगला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, यानी हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों इंसानों ने इन रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ करा है, मतलब अंधाधुंध तरीके से यूज़ करा है। तो इसके लिए हमें क्या आज के समय में काफ़ी सारी समस्याएं या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों ने अपने लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ करा है कि वो रिसोर्सेज बहुत ही ख़त्म होने की कगार पर है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही लोगों के पास जा रही हैं, जिससे जो हमारी जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बट गई है, एक तो रिच और पुअर, यानी अमीर और गरीब में बट गई है। अमीरों के पास क्या सारी रिसोर्सेज पहुंच पा रहे हैं आसानी से, लेकिन गरीबों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या ओवर एक्सप्लॉयटेशन करा है रिसोर्सेज का, जिसके कारण हमें क्या ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि हम जैसे कि ये सारी रिसोर्सेज को हम लगातार यूज़ करते जा रहे हैं तो ऐसे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, तो इनको बचाने का क्या उपाय है? तो वहीं पर एक टर्म यूज़ होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम रिसोर्सेज को कुछ इस प्रकार यूज़ करें कि वो रिसोर्सेज ख़त्म ना हो, वो हमारी प्रकृति को भी डैमेज ना करें और आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। तो कुछ इस प्रकार हमें इनका यूज़ करना चाहिए। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट आवर एनवायरनमेंट इज नॉट डैमेज्ड एंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, दिस कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक सवाल उठता है कि आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जानते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि 1992 में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग का नाम था रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, और ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ील में एक रियो डी जेनेरो नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी और इसमें करीब 100 से भी ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट करा था। तो अब रीज़न क्या था इस मीटिंग को करने का? तो रीज़न ये था कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इसी के ऊपर हमने क्या डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बुलाई थी, ताकि विश्व स्तर पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। तो इसलिए ये मीटिंग रखी जाती है, फिर सब लोग इसमें डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो फिर इसका एंड में रिजल्ट निकलता है। तो देखो पहला रिजल्ट होता है कि जितने भी देश होते हैं ये सारे देश मिलकर ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताते हैं, मतलब ये सभी फॉरेस्ट को एक सस्टेनेबल की तरह यूज़ करेंगे, मतलब इनको फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, एकदम से यूज़ नहीं करेंगे। तो इस पर इन्होंने सहमति जताई। और दूसरा इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया।
दोस्तों ये एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र था, मतलब जो इंसानों द्वारा ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है एनवायरनमेंट को लेके, तो सभी प्रॉब्लम का हम कैसे उनको खत्म कर सकते हैं और सभी रिसोर्स को हम बचा सकते हैं, तो उसके ऊपर एक ये पूरा ब्लूप्रिंट था। तो इस पे सब लोगों ने अपनी सहमति जताई और इसको अडॉप्ट करा एजेंडा 21 को। अब अगला हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। तो अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, रिसोर्स प्लानिंग मतलब होता है रिसोर्स को इस तरह प्लान करना कि हम उसको अच्छी तरह से यूज कर सके बिना ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों अब एक ये सवाल उठता है कि हमें रिसोर्स को प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो रिसोर्स को प्लान करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो देखिए हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, इसमें जो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और कोल पाया जाता है। वहीं हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी तो है, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ पे वाटर तो है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे इंडिया में काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्या है, अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे वाटर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है तो वाटर नहीं है, और जहाँ पे दोनों है वहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो मतलब अनइवन तरीके से क्या है, पूरे इंडिया में बटा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। तो ऐसे में हमें रिसोर्सेज को प्लानिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जहाँ पर जो रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे वो रिसोर्सेज पहुँचा पाए और अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकें। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। दोस्तों आपने समझ लिया कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। अब आप ये समझेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। तो रिसोर्स को प्लान करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। हम इस स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्वे करते हैं, फिर जो रिसोर्सेज कहाँ पर है हम उसकी फिर मैपिंग करते हैं, फिर हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं, फिर हम उसको क्वांटिटी देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। तो मतलब हम बेसिकली सारी मिनरल्स के लिए या फिर कोई भी रिसोर्सेज के लिए लिस्ट बनाते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप होता है इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। तो देखो इस स्टेप में क्या होता है, अब हमने देख लिया कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, लेकिन अब हमें प्लान करना पड़ता है कि हम उसी रिसोर्स को कैसे निकालेंगे। ज़मीन में से मान लीजिए पेट्रोल मिल गया, हम उसको कैसे निकालेंगे बाहर। तो उसके लिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और हमारे पास क्या ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास इस काम की स्किल हो, और हमें इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना होगा। अब आपका थर्ड स्टेप है मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान्स विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब हम इस स्टेप में ये चेक करते हैं जो हमारा रिसोर्स प्लान है क्या वो हमारे वो नेशन डेवलपमेंट प्लान से मैच करता ही नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल हमारा मेन एम यही होता है कि हम जो रिसोर्स निकाल रहे हैं उससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, ना कि नुकसान हो। दोस्तों हमने अब तक समझ लिया कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, और हमने ये भी समझ लिया कि रिसोर्स हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जितना ज़रूरी रिसोर्स हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट क्या टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम रिसोर्सेज का तभी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो क्योंकि हम ही उनको अच्छे से फिर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और उनको डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं 1947 से पहले हम सब ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और आप सबको तो पता ही है उस समय पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी भारत में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे कि वो सोने की चिड़िया कहलाने लगा। लेकिन उस समय पे ब्रिटिशर्स का राज होने के कारण उन्होंने काफ़ी गंदी तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज़ करा, उनको अपने देश ले गए, उनको एक्सपोर्ट करा और बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर दिया। तो उन्होंने इंडिया के सारे रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया, इसलिए अब वो भारत के हमारा अब सोने की चिड़िया नहीं कहलाता। तो ओवरऑल अगर हम आज के समय में देखें तो इंडिया में क्या रिसोर्सेज की कमी है। तो ऐसे में हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है रिसोर्सेज को कंजर्व करना, क्योंकि अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इनको कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के बीच महात्मा गांधी ने अपने कुछ विचार पेश किए थे। उन्होंने कहा था हमारे पर्यावरण में हर किसी के ज़रूरत के लिए संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन किसी की लालच के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है ना। There is enough for everybody needs, but not for anyone's greed। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। आपको सेकंड पार्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करे बिगा तो बिल्कुल मत जाना। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।